धन्यवाद आशीष त्रिपाठी जी। आगे भाषण के लिए डॉक्टर जी को सादर आमंत्रित करते हूँ। सभा में उपस्थित सभी विशिष्ट व्यक्तियों और अध्यापक बंधुओं और प्रिय छात्रों, सबको प्रणाम। आज का विषय है नाटक, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य के नाटक, सभी नाटकों के बारे में हमारे विशिष्ट अतिथिगण शिव कुमार सर और आदरणीय आशीष त्रिपाठी जी ने पूरा विवरण दिया है। तो इसलिए मैं कुछ और बातें बताना चाहती हूँ। तो महापंडित पाणिनि ने नाटक शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा है कि नाटक शब्द नट धातु से बनी है। नट का अर्थ है अभिनय। तो हमें मालूम है कि अभिनय आधुनिक युग की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि प्राचीन काव्यों में भी हम अभिनय देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में कविवर बिहारी लाल के एक दोहे आपने पढ़ा होगा। ये दोहा कहत नटत रीचत खिचत मिलत खिलत लेचियात भरे फाउन में करत है नैनन ही सब बात। तो इस दोहे में बिहारी ने कहा है कि एक नायक नायिका यानी प्रेमी प्रेमिका पूरे घर वालों से भरे एक कमरे में बैठे हैं और घर वालों की उपस्थिति में रहने के कारण वे एक दूसरे से बातें कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनके बातें करने ही चाहिए। तो एक उपाय के रूप में वे क्या करते हैं, अपनी आंखों से बातें करती है। उन्हें जो कुछ भी आपस में कहनी है ये सब अपनी आंखों से कहती है। तो ये एक तरह का अभिनय है। ये तो गीतिकारी ने कभी बिहारी ने ऐसा एक प्रसंग अपने दोहे में लिखा है। तो प्राचीन काव्यों में इस प्रकार का संदर्भ हम देख सकते हैं। तो मलयालम के आधुनिक कवित्रय आपने सुना होगा, आशान उल्लोर वल्लतोल यानी आशान आशय गंभीरन, उल्लोर उज्ज्वल शब्दाढ्यन, वल्लतोल शब्द सुंदरन। तो उसमें आशान जो है कुमार नाशान महाकाव्य न लिखकर महाकवि विशेषण से युक्त कवि है कुमार नाशान। उनकी एक कविता है चंडाल भिक्षु की। तो उस कविता में एक बौद्ध भिक्षु एक चंडाल स्त्री के सामने अपने प्यास बुझाने के लिए कुछ पानी की याचना करता है। तो निम्न जाति के होने के कारण ये चंडाल भिक्षु यानी चंडाल स्त्री पानी देने से इनकार करती है, लेकिन बार बार पूछने के कारण ये चंडाल स्त्री पानी देती है। तो ये कविता भाग इस प्रकार है कि दाहिक्युन्नु भगिनी कृपारसा मोहनम कुलिर तन्नीर उदासिनी। तो ये प्रसंग यानी ये पंक्तियाँ पढ़ने पर हमारे सामने यानी हमारे आंखों के सामने वो दृश्य उभर आता है। ये भी एक अभिनय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्राचीन काव्यों में हमारी संस्कृति के सभी गुण विद्यमान है। तो यानी आधुनिक काल की अपेक्षा प्राचीन काव्य यानी छंद दोहा और चौपाई पद्धति में लिखे गए काव्य में ये सांस्कृतिक परिदृश्य यानी हमारी भारतीय संस्कृति की सभी महिमाएं विद्यमान है। तो इन सभी महिमाओं को यानी संस्कृति के सभी गुणों को अभिव्यक्त करने लायक एक भाषा है हमारी हिंदी। हम जानते हैं हिंदी बहुभाषी हमारा भारत बहुभाषी देश है। तो इस देश में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन उसमें से अत्यंत विपुल शब्द भंडार हिंदी की अपनी है। तो इस हिंदी भाषा में लिखित सभी काव्य रचनाओं में भारतीय संस्कृति की महिमा हम देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कबीरदास के दोहे में यानी
सदगुरु की महिमा से लेकर जीवन की क्षणिकता तक की बातें उनकी दोहे में विद्यमान है। ये तो हमारी संस्कृति के लक्षण है। और प्रकृति प्रेम, पशु पक्षी प्रेम, ये सब हमें जानने की आवश्यकता है। तो आजकल के नाटककारों में विष्णु प्रभाकर, मोहन त्यागेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मनु भंडारी, शंकर शेष, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भीष्म साहिनी, मृदुला गर्ग आदि आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आधुनिक काल के सभी नाटकों में पूरी की पूरी समस्याएं हैं, यानी पारिवारिक विघटन, माँ बाप के वृद्धों की समस्याएं और पिता और पुत्र के बीच झगड़ा, इस प्रकार की बाल शोषण, इस प्रकार की सभी हमारी संस्कृति के विरुद्ध की समस्याएं दर्शनीय होती हैं। तो उन सबको पढ़कर हमें क्या करनी चाहिए, उस पर अपनी विवेक से चिंतित होनी चाहिए। और ये सब हमारे सिलेबस में इस प्रकार रखा है, इसलिए रखा है कि तो इस प्रकार हमारी संस्कृति का नाश हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये सब पढ़कर पुनः चिंतन करने की आवश्यकता है। ये नई पीढ़ी के छात्र इस प्रकार के दुर्गुणों को अपने जीवन से मिटाकर अच्छे अच्छे गुणों को स्वीकार करनी चाहिए। इस प्रकार के संगोष्ठी इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी हमारे गौरवान्वित प्राउड भारतीय संस्कृति को युग युगों तक बनाए रखने के लिए इस प्रकार की संगोष्ठी की अत्यंत आवश्यकता है। तो इतना कहकर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद उषा कुमारी जी। आगे वक्तव्य के लिए डॉक्टर शाहजी एन को आमंत्रित करती हूँ। इस सत्र के अध्यक्ष एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार सर और इस सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर आशीष त्रिपाठी और मंच पर उपस्थित एमजी कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उषा कुमारी जी और इस मंच में उपस्थित सभी अध्यापकगण, छात्र छात्राओं और इस संगोष्ठी की संयोजिका सभी को मेरा सविनय नमस्कार। और सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए और कुछ बताने के लिए मौका दिया है, उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो इस सत्र में मैंने बहुत शौक से, आकांक्षा से बैठे थे कि हमारे प्रोफेसर शिव कुमार जी के भाषण सुनने के लिए। वे नाटक से लेकर बहुत अच्छी तरह भाषण करते रहे थे, लेकिन बीच में असमय खत्म कर लिया। और आशीष त्रिपाठी भारतीय संस्कृति से लेकर पाश्चात्य संस्कृति
और यूरोपीय संस्कृति के औपनिवेशीकरण आदि के संबंध में बताया था। तो इन दोनों के भाषण और उषा कुमारी जी इनके भाषण एक महावर्ष के वर्षा के बाद मैं क्या कहूँ, इस प्रकार की एक आशंका से खड़ा। फिर भी हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति ऋषियों से मुनियों से बना हुआ संस्कृति है, इसलिए हम आर्ष भारत संस्कृति कहते हैं। ऋषियों ने वेदों का निर्माण किया, उपनिषदों का निर्माण किया, संहिताओं का, ब्राह्मणों का, और सर का स्वागत। तो संहिताओं, ब्राह्मणों, उपनिषदों, वेदों का निर्माण भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसका संबंध नाटक से जुड़ते हैं तो हम देखा जा सकता है कि मिथकीय नाटक, तो जितने ही मिथकीय नाटक हिंदी साहित्य में हैं, इन सबका संबंध हमारे पुराणों से है, वेदों से है, उपनिषदों से है, ब्राह्मणों से। मिथक अंग्रेजी का मिथ है और उसका संबंध काल्पनिक है और पौराणिक है। इन मिथकीय नाटक वास्तव में तत्कालीन समाज में या वर्तमान काल के समाज में उस व्यवस्था के विरोध में रचनाकारों का जो कल्पना है उसकी अभिव्यक्ति बता सकते हैं। तो इस प्रकार के मिथकीय नाटक लिखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर हम देखे जाए तो इस प्रकार के मिथकीय नाटकों की संख्या या मिथकीय नाटकों की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से होते हैं। उनमें प्रमुख हैं जगदीश चंद्र माधव, उनका एक प्रमुख नाटक है कौनाक, और मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, धर्मवीर भारती के अंधायुग, लक्ष्मी नारायण लाल के मिस्टर अभिमन्यु, दुष्यंत कुमार का एक नाटक है एक कंद विषपाई, शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य, कोमल गांधार, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है द्रौपदी, और इस श्रेणी में आते हैं दूधराज सिंह। तो आशीष त्रिपाठी के भाषण में अनेक नाटककारों का असगर वजाहत तक आ गया है, आनंद रघुनंदन से लेकर असगर वजाहत तक आए हैं। तो श्रेणी में आने वाले एक नाटककार है दूध नरसिंह, केवल एक ही नाटक लिखा है, एक ही नाटक लिखकर एक श्रेष्ठ नाटककार के श्रेणी में आ गया। उस नाटक का नाम है यमगाथा। यमगाथा का इतिवृत्त पौराणिक है और उसका संबंध वेद से। इस नाटक का मुख्य नायक है पुरूरवस और उर्वशी की प्रेम कथा हम जानते हैं वेदों से,
पुराणों से। वो चंद्रवंशी राजा है। तो राजवंशी परंपरा में ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि महर्षि से बुध, चंद्र, चंद्र से बुध, बुध और इला का पुत्र है पुरूरस। लेकिन पुराण में पुरूरस की जो कथा बताया है उससे अलग होकर, उसे एक नए सिरे से, नए आयाम में, नई परिस्थिति में, नए संदर्भ में एक नया अर्थ प्रदान करने की कोशिश है यमगाथा। तो नाटक के प्रारंभ में पुरूरवस के राज्याभिषेक का संदर्भ है। राज्याभिषेक का संदर्भ, राज्याभिषेक के संदर्भ से लेकर नाटक शुरू होते हैं। उसकी मां है इला। इला के निर्देश से वशिष्ठ राज्याभिषेक के मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। इस समय ऋषियों से बने हुए उस मंत्रोच्चारण के बीच में इंद्र का नाम उल्लेख करते हैं। देवेंद्र को एक नए रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जैसे अहम भावी है, सत्ता से उन्मुक्त है और अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए स्त्रियों को और सारे के सारे राजाओं को अपनी इच्छा के अनुसार दबाए हुए शासन का बागडोर एकत्रित करके लुटेरे के समान, शोषण के समान, दंभी के समान, अहंभावी के समान इंद्र की अभिव्यक्ति नाटककार ने की। तो इंद्र के नाम सुनते वक्त पुरूरवस उस सभा से क्रुद्ध होकर निकल जाते हैं। तो इला वशिष्ठ को बुलाकर पुरूरवस के एक राज्याभिषेक के लिए परंपरा से अलग होकर एक नए मंत्र के निर्माण का निर्देश दे रहे हैं। और वशिष्ठ इस राज्याभिषेक के संदर्भ में देवलोक के सभी देवी देवताओं के लिए निमंत्रण भेजते हैं। लेकिन पुरूरवस अवैध संतान कहकर सारे के सारे देवताएं उस सभा में नहीं आते, केवल कश्यप आते। सारस्वत देश से कश्यप आते हैं, बाकी सब इन देवगण निमंत्रण पाने पर भी इस राज्याभिषेक के समारोह में नहीं आते। तो उसके बाद राज्याभिषेक होते हैं और राज्याभिषेक के बाद पुरूरवस घोषणा करते हैं कि पृथ्वी में अग्नि ले आऊंगा। अग्नि एक प्रतीक है कि चिरकाल से अंधकार में बसे हुए जनता, उस जनता अंधकार में डूबे हुए उन जनताओं के लिए अग्नि ले आने की घोषणा करते हैं और सारी जनताओं को स्वतंत्रता देने की घोषणा करते हैं। तो इंद्र इस समय देवलोक में यज्ञ की घोषणा करते हैं कि देव यज्ञ वो एक ऐसा यज्ञ है
वो एक षड्यंत्र रचकर सारे राजाओं को आमंत्रित करते हैं और उस यज्ञ के लिए पुरूरवस को भी आमंत्रित करते हैं। लेकिन पुरूरवस यज्ञ के विरोधी है, क्योंकि ये देवी देवताएं यज्ञ के नाम पर जो अनैतिक कृतियाँ, जो अनीतियाँ, उसमें मृग बलि तक करते हैं, उसके विरुद्ध है। इसलिए यज्ञ विरोधी पुरूरवस को भी देवेंद्र आमंत्रित करते हैं और देवता सभा में आए हुए पुरूरवस को चषक लेकर और उर्वशी के नृत्य दिखाकर इंद्र पुरूरवस को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उर्वशी एक साधारण स्त्री है, उसके लिए भी एक साधारण मन है, स्त्री मन है। वो देवेंद्र की यंत्रणाओं से बचने के लिए अवसर पाते रहते थे। वो पुरूरवस के साथ निकल जाते हैं और पुरूरवस देवलोक से अग्नि लेकर पृथ्वी पर आते हैं। तो पृथ्वी पर आए हुए पुरूरवस को उसके विरुद्ध देवेंद्र युद्ध की घोषणा करते हैं, क्योंकि उन्होंने उर्वशी को लूटकर अग्नि लेकर पृथ्वी गया। वो लुटेरा है, यज्ञ विरोधी है। एक तो और दानी है, दूसरी ओर लुटेरा है, यज्ञ विरोधी बताकर उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं और युद्ध के अंत में पुरूरवस और उर्वशी को समाप्त करते हैं। केवल उनके पुत्र आयुष बचते हैं और माता इला आयुष को लेकर चलते हैं। वहाँ नाटक समाप्त होते हैं। लेकिन मृत्यु को स्वीकार करते वक्त या मरण के वक्त पुरूरवस कहते हैं, मैं पूरी तरह से संतृप्त होकर मरता हूँ, क्योंकि मैंने साधारण से साधारण जनताओं को बचाने की, स्वतंत्रता देने की कोशिश किया। इसलिए मेरे लिए निराश नहीं है। और मैं केवल एक व्यक्ति नहीं, मैं एक विचार हूँ, मैं एक चिंता हूँ। विचार और चिंता को समाप्त करने के लिए आपके हाथ में शक्ति नहीं है। मैं एक विचार के रूप में सभी समय यहाँ रहेगा। तो इस प्रकार कर पुरूरवस की मृत्यु होती है। तो इस नाटक में सारे के सारे पात्र किसी न किसी प्रकार के प्रतिनिधि बनकर, प्रतीक बनकर हमारे सामने आते हैं। तो सत्ता के विरुद्ध, स्वतंत्रता के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध उभरने वाले एक चिंता है। वो भी भारतीय संस्कृति से लेकर पौराणिक कथा को लेकर मिथक को एक माध्यम बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अनेक नाटक हैं जो भारतीय संस्कृति से संबंधित है। मैं बहुत अधिक बताना नहीं चाहता हूँ, समाप्त करता हूँ। तो आप सभी को
धन्यवाद प्रकट करते हुए मैं भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर शाह जी को धन्यवाद अदा करती हूँ। आगे वक्तव्य के लिए डॉक्टर नीरजा एस को सादर आमंत्रित करती हूँ। मंच एवं सभा में उपविष्ट सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं असगर वजाहत के नाटकों में धर्म एवं सांस्कृतिक सौहार्द की भावना के बारे में चंद शब्द बोलना चाहूँगी। संस्कृति एक बहुअर्थी और बहुआयामी शब्द है। इस शब्द में संस्कार या परिष्कार का भाव निहित है। अतः मानव व्यवहारों एवं चिंतनों का परिष्कार ही संस्कृति है। यह एक सीखा हुआ व्यवहार है और इसे व्यक्ति समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। ये सीखना जन्म से मृत्यु तक अनवरत चलता रहता है। साहित्य को संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। जिस प्रकार धर्म, कला और दर्शन है, उसी प्रकार साहित्य भी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय परंपरा के अनुसार संस्कृति 5 चीज़ों पर टिकी होती है: धर्म, दर्शन, इतिहास, कर्म तथा संस्कार। इनके आधार पर संस्कृति का निर्माण तथा विकास होता है। इन 5 चीज़ों में संस्कृति और धर्म का गहरा संबंध है। सांस्कृतिक सौहार्द बनाए रखने के लिए या स्थापित करने के लिए हमें धर्म के बाह्य आडंबरों से दूर रहना होगा। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या मूर्तियों के नाम पर होने वाले सांप्रदायिक चिंता से दूर रहना होगा। स्वतंत्र भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक सद्भाव पर अधिष्ठित कौम की संकल्पना है। असगर वजाहत के 4 नाटकों में सांस्कृतिक सौहार्द की स्थापना करने का प्रयास उन्होंने किया है। जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्माई नहीं नाटक एक ऐसी बूढ़ी औरत की कहानी है जो विभाजन के पश्चात लाहौर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वजाहत जी के इस नाटक में सांस्कृतिक सौहार्द के विभिन्न रूपों को देखने को मिलते हैं, जैसे एक दूसरे देश की संस्कृति का सम्मान करना, तीज त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाना, धर्म के बाह्य आडंबरों को मिटाकर सौहार्द स्थापित करना आदि। असगर जी के मत में देश में सभी संस्कृतियों का पूर्ण रूप से सम्मान अनिवार्य है, तभी हमारा सांस्कृतिक सौहार्द बना रहेगा। इस नाटक के प्रमुख पात्र सिकंदर मिर्जा तथा रतन की माँ है। नाटक में सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार रतन की माँ का है, जिसके दिल में सारी दुनिया के प्रति करुणा है, प्रेम है। लाहौर के मशहूर सुनार रतनलाल की माँ अपने परिवार वालों के साथ विभाजन के बाद इसलिए दिल्ली नहीं जाना चाहती क्योंकि उनके विचार में लाहौर जैसे शहर पूरी दुनिया में नहीं है। रतन की माँ एक बूढ़ी औरत है जिसका पाकिस्तान में कोई सगा संबंधी नहीं है, फिर भी वो वहाँ के लोगों के दिलों पर राज करती है। लाहौर के कुछ मुसलमान लोग किसी भी कीमत पर माई को पाकिस्तान से भगाना चाहते हैं। वे अपनी कौम में एक गैर बिरादरी की स्त्री की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वे रतन की माँ को वहाँ से छुड़वाकर बदले में अपनी कब्जा चाहते हैं। अंत धार्मिकता मनुष्य को अविवेकी बनाती है, उनकी मानवीयता को मारती है, जिसके कारण मनुष्य धर्म के नाम पर ऐसे कार्य करने लगता है। भारत और पाकिस्तान की संस्कृति अलग अलग है, फिर भी रतन की माँ दोनों देशों के रस्म रिवाज से अच्छी तरह निभाती हुई सबके दिल जीती है। रतन की माँ हिंदू होकर मुसलमानों के देश में अपनी दिवाली की पूजा करती है। वो पाकिस्तान में भारत के सभी रीति रिवाजों के साथ पाकिस्तान के सभी तीज त्योहार बड़ी चाव से मनाती है। उस बूढ़ी औरत जिससे ठीक ढंग से चला भी नहीं जाता, वो घर घर जाकर सभी का हाल पूछती है, सभी का बीमारी में ख्याल रखती है। धर्म में हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है। संविधान नामक नाटक में धर्म का बासारीकरण का चित्रण हुआ है। आज बाहर से एकदम सभी दिखने वाला मानव अंदर ही अंदर अज्ञान एवं अंधविश्वास के चंगुल में पड़कर सत्य से कोसों दूर भटक रहा है। इस 21वीं शताब्दी में विज्ञान की उन्नति की तेज रफ्तार में आगे बढ़ने वाला मानव दूसरी तरफ उससे भी अधिक तेज रफ्तार में झूठी भक्ति एवं अंधी आस्था में फंस जाते हैं। भारतवर्ष जैसे महान देश में अनपढ़ अशिक्षित ही लोग ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी कपटी साधु सन्यासियों के जाल में फंस जाते हैं। ये अंधी आस्था और अंधविश्वास हमारे देश में कपटी धर्माचार्यों को पनपने का बराबर मौका देते हैं। संविधान में असगर जी धर्म
और आध्यात्म के पाखंड को सामायिक नजरिए से प्रस्तुत करते हैं। इस नाटक में नायक अंबिका प्रसाद किसी भी तरह मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाने के लिए शहर आए थे। उसकी एकमात्र बहन को उसके ससुर ने किसी का 8,000 का कर्ज चुकाने के वास्ते बेच डालता है। उसकी बहन रामकली से वो आदमी जबरन पेशा कर रहा है। बेचारा अंबिका प्रसाद अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए डीपी दोरिया नामक एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। डीपी दोरिया अंबिका प्रसाद को स्वामी सुखानंद आचार्य बना देता है। समूचे विश्व में स्वामी सुखानंद आचार्य की ख्याति है तो उन्होंने प्रेस ब्यूरो बनाते हैं, अखबारों में न्यूज़ और राइटअप छपवाते हैं। इन सब के बाद टीपी दोरिया को पता चलता है जिस आदमी को उसने इंटरनेशनल फेम का महाप्रभु स्वामी सुखानंद आचार्य बना दिया उसकी बहन एक वेश्या है। धर्म की आड़ में जो सेक्स रैकेट काम करते हैं उसका भी चित्रण इस नाटक में हुआ है। असगर जी का गोडसे एट गांधी.com नाटक की परिकल्पना गांधी को गोडसे द्वारा गोली मारने की घटना से निर्मित हुई है। पाकिस्तान बनने के बाद गांधी हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया, जिसके लिए गोडसे कट्टर हिंदू जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए गांधी को गोली मार देता है। गोडसे को अनेक हिंदू संगठनों का समर्थन प्राप्त होता है। गांधी पर गोडसे का गोली चलाना जनता को दो मत में बंट जाती है। गोडसे की विचारधारा वाला ये मानता है कि हिंदू दर्शन सबसे श्रेष्ठ है, बाकी दर्शन छोटे हैं। गोडसे एट गांधी.com नाटक में असगर वजाहत जी ने गोडसे और गांधी जी के बीच रोचक बहस करवाई है। वजाहत जी के ये सवाल उठाते हैं, हिंदू और मुसलमानों को क्यों एक साथ नहीं रह सकते जबकि दोनों धर्म में सबको अपनाने के लिए, सबसे प्यार करने के लिए कहा है। एक धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की विचारधारा जो मुस्लिम लोग से जुड़े हुए नेताओं के मन में थी, कुछ ऐसी ही भावना गोडसे की विचारधारा वाले हिंदू लोगों के मन में भी थी। धर्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्नों पर गोडसे एट गांधी.com चर्चा करता है। जब गोडसे गांधी पर गोली चलाते हैं और उनकी इस घटना को विभिन्न कट्टरपंथी हिंदू संगठन एक महान कार्य घोषित करते हैं। असगर वजाहत जी के मत में मानवता से बड़ी कोई विचारधारा नहीं है। असगर जी का नुक्कड़ नाटक सबसे सस्ता गोष्ठ में लोग धार्मिक आस्थाओं के प्रति उदासीन है, इसलिए पंडित तथा मुल्ला दोनों निराश है। मस्जिद के लिए चंदा कम जमा हो रहा है तथा दान दक्षिणा नहीं मिलती है, पूजा पाठ हवन कोई नहीं करता। तब मुल्ला और पंडित को हिंदू मुसलमान के नेता एक योजना बताते हैं। वे किसी के जरिए मंदिर में गाय का गोश्त और मस्जिद में सुअर का गोश्त रखे, तब हिंदू मुसलमान दंगा फसाद होगा। गोश्त मंदिर मस्जिद में रखा जाता है और लोग परस्पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। नाटक के अंत में एक आदमी आकर कहता है, गोश्त न सुअर का या न गाय का होकर आदमी का है। तब हिंदू और मुसलमान दोनों शांत हो जाते हैं। आदमी का गोश्त है, इस बात का किसी को कोई परवाह नहीं कि आदमी कौन था, क्यों मारा गया। जानवरों की गोश्त के ऊपर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं। कितने दंगे में कितने आदमी मारे जाते हैं उनकी कोई परवाह नहीं करता। धर्मांतरता के कारण हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासी हो जाते हैं। इस नाटक में लेखक ने दिखाया है कि नेता लोग समाज में दंगा भड़काने के लिए किस किस तरह घटिया चाल चलाते हैं। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि अपने समय और संदर्भ को सही ढंग से पहचानने वाला साहित्यकार के असगर जी, उनके मत में मानवीयता धर्म से ऊपर है। सांस्कृतिक सौहार्द स्थापित करने का प्रयास उपयुक्त 4 नाटकों पे उन्होंने किया है। इतना कहकर मैं अपना प्रस्तुतिकरण समाप्त कर लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नीरजा जी। अब चर्चा का समय है। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी ने हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए। कल भी उन्होंने हमारे लिए कविता के बारे में बड़े ही महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए और इस मंच पर अभी आप इस विषय पर कोई शंका आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, आपका समय है। कल भी महत्वपूर्ण वक्तव्य हमने सुना, आज भी सुना। हो सकता है आपके मन में कुछ प्रश्न या कुछ सवाल ही नहीं, कुछ अपना मत भी प्रकट कर सकते हैं। तो
सभी लैंड डायलॉग पूरा देश पूरी दुनिया आपको दे रहा है। सर, आपने पहले वक्तव्य में कहा था कि हमारे कूडियाट्टम जैसे कलाओं के माध्यम से जो आज की समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हम प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या ये है कि उसके ढांचे में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। उसका वो लोक रंग बरकरार रखते हुए उसमें हमें तत्कालीन समस्याओं को उसमें दर्शाना होगा। तो आपके अनुसार ऐसे कौन से परिवर्तन उसमें कूडियाट्टम, चाक्याकूत जैसे कलाओं में लाना चाहिए, जिससे उसका अपना रंग भी बने रहे और समस्याएं भी साथ साथ चित्रित हो। आगे भी देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं विशेष रूप से कूडियाट्टम के बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने उसे कम देखा। तो जो पारंपरिक कला रूप है उसमें परिवर्तन कैसे लाए जा सकते हैं, मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि परिवर्तन न लाए जाए या कम से कम लाए जाए। जैसे मैंने जिन दो नाटकों के उदाहरण दिए या तीन के लिए मान लीजिए, अंधेर नगरी, चरणदास चोर और हैवदन, इनमें इन तीनों ही नाटकों में नाटककारों ने पारंपरिक शैलियों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। उन्होंने उसकी शैली को और कहने के तरीके को बरकरार रखा। जैसे अंधेर नगरी में लीला या स्वान का जो इस्तेमाल हुआ, चरणदास चोर में नाचा का जो इस्तेमाल हुआ, या हैवदन में यक्षगान का जो इस्तेमाल हुआ, उसमें उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। आप देखेंगे कि इन तीनों नाटकों में एक चीज है कि कथा जो है वो कंटेंट तो समकालीन है, नहीं बात आज की कही जा रही है, लेकिन कहने का तरीका पुराना रखा गया है। जैसे हैवदन स्त्री पुरुष संबंध के बारे में बात करता है तो वो महेंद्रनाथ और सावित्री की तरह के, जुनेजा और सिंघानिया की तरह के हमारी आपकी जिंदगी के जमाने के चरित्रों को लेकर नहीं आता। तो चरित्र तो वैसे ही दिखते हैं जैसे पुराने हैं। धर्मपुरी नाम की जगह है, उसमें कपिल है, देवदत्त है, पद्मिनी है, भागवत है, यानी कथा का जो रूप है वो पुराना रखा गया है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल कंटेम्परेरी है, मॉडर्न है। चरणदास चोर की कथा पुरानी है, यानी कोई रानी है और कोई पुराने जमाने का कोई चरणदास है, या अंधेर नगरी का जो ढांचा है वो किसी अज्ञात नगर के अज्ञात राजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा के बारे में है। ये जो चीज है ये हमें आपको सीखना होगा कि कैसे हम समकालीन जीवन के सत्व को, एसेंस को, या जो प्रॉब्लम है या जो बात हम कहना चाहते हैं उसे हम एक पुराने ढंग की कथा में कैसे ढालें, क्योंकि यदि हम पुराने ढंग की कथा में ढालेंगे तो वो बात ज्यादा सलीके से हम कह सकेंगे। ये बात वैसी है कि जैसे मान लीजिए हिंदुस्तानी क्लासिकल में आप राग जयजयवंती या बिहार या यमन गा रहे हैं, तो आप आज के जमाने की ऐसी कविता जो राजेश जोशी की कविता से मिलती जुलती हो, अरुण कमल की कविता से मिलती जुलती हो फॉर्म उसका, जसिंता की कविता से मिलती हो, या अनुज लुगुन की, वैसी आप गाना शायद आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपको अपने कंटेंट तो मॉडर्न और कंटेम्परेरी रखना होगा। जो बात आप कहना चाहते हैं वो आज की होगी, लेकिन उसका फॉर्म आपको पुराना रखना होगा। तो कूडियाट्टम के साथ कोई छेड़खानी ना करें, उसे बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारा जो बात मैंने कही कि कावलम नारायण पनिक्कर के काम पर हिंदी में और उत्तर भारत में लगातार ये बात कही जाती रही कि वो एक तरह के रिवाइवलिस्ट हैं या कल्चरल फंडामेंटलिस्ट हैं। इस तरह की बात एक साइलेंट मोड में लोग कहते रहे हैं, लेकिन मैं इससे असहमत हूँ। आप यदि, जैसा मैं कह चुका कि फॉर्म को यदि आप जीवित नहीं रखते तो आप अतीत से जो भविष्य तक जाने वाली जो चीज़ है वो एक ही चीज़ है आपके पास, और वो आपका फॉर्म है।
वो अतीत में भी है, वर्तमान में भी होगा, भविष्य में भी जा सकता है। आपने कोई चीज आज पैदा की है तो उसका ट्रेडिशन, परंपरा बनने में 100-200 साल लगेंगे। इसलिए वो जो पुराना था उसे सुरक्षित रखिए। भारतीयता या केरलपन या मलयालीपन को सुरक्षित रखने का वही एक तरीका, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं निहायत मॉडर्न आदमी हूँ, बिल्कुल नई चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ और बात करने के लिए 100 रास्ते अपनाने की वकालत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। आप अनामिका और राजेश जोशी, असगर वजाहत और नंदकिशोर आचार्य, त्रिपुरारी शर्मा के रास्ते पे भी चलें, लेकिन यदि आप चल सकते हैं तो आप अंधेर नगरी, हैवदन और चरणदास चोर के रास्ते पे भी आपको चलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा मूल्यवान है। ऐसा मैं सोचता हूँ। मैंने थोड़ा उलझन भरा सवाल है तो उलझन भरा जवाब दिया है। इसका जवाब चंद्रहासन दे सकते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं आज कंटेम्प्रेरी मलयालम थिएटर में, वो लोग जवाब दे सकते हैं कि वो कुटियाट्टम को कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं। मैं नौटंकी के बारे में बता सकता हूँ कि हाँ, नौटंकी कैसे, जैसे आला अफसर नाम की नौटंकी है या बकरी है। बकरी बिल्कुल कंटेम्प्रेरी लाइफ के बारे में है, सत्ता के बारे में है, डेमोक्रेसी के बारे में है, लेकिन उसका फॉर्म पुराना है। आपको यही करना होगा, यही रास्ता है। शुक्रिया। सर जी, वो सवाल नहीं जानना चाहता हूँ 10 बजे। ऐसा हम सब जानते हैं, जो साहित्य आईना है, समाज के आईने के समान को दिखाता है साहित्य का। और एक जमाना था, हमने देखा, हम आज भी हम अंधेर नगरी से शुरू किया और अब ये अंधेर नगरी में हम टिक रहे, और उसके बाद भी कई नाटक लिखे गए, वो ठीक। और मैं जानता हूँ, ये समझता हूँ कि उपन्यास जितना लिखा जाता है, कविता जितनी लिखी जाती है, उसी प्रकार नाटक भी या एकांकी भी एक ऐसी विधा है जो समाज का सच्चा चित्र दिखाने के लिए इससे ज़्यादा शक्तिशाली विधा है। और जब शताब्दीश मतांध हो जाता है, जैसे हमने देखा गुजरात में कुछ साल पहले हमने देखा मतांध हो गया था, अब मणिपुर में हमने देखा वहीं भी शताब्दीश जो है मतांध हो जाते हैं। और देश के खासकर में बुरा माना, भारत के उत्तर भाग में अगर हम देखें तो हर जगह पर कहीं न कहीं मदान सत्ताधारी को हम देखते हैं, लेकिन उस पर जितनी अन्य विधाओं में उपन्यास पढ़ना समय लेने वाली चीज है और उसका प्रभाव तो है, लेकिन जितना नाटक प्रभाव है उतना नाटक प्रभाव नहीं होता। और आजकल हम देखते हैं हमारा संविधान भी एक प्रश्न चिन्ह बनकर हमारे सामने खड़ा है संविधान भी, और उसका वो जो पर्यावरण में लिखा है वी द पीपल, लेकिन शताब्दीश मदान होकर हमसे पूछते हैं हु द पीपल, तब भी नाटक क्यों चुप है। हालांकि मैं जानता हूँ वो जो आलमगीर जैसे नाटक लिखे गए उसमें भी सत्ता के बारे में लिखा गया, जैसे अंदर नगरी में है, उसका एक रूप उसमें भी है, लेकिन नाटक चुप है। वो मैं मानता हूँ, आपका माना वो अलग होगा। नए प्रकार के नाटक लिखे जाते हैं, लेकिन जितना साहित्य पर प्रभाव कर सकते हैं उतना कर नहीं पाता। वो मेरी एक आलोचना है इस पर आपका मानना। बहुत अच्छा सवाल अशोक जी ने पूछा। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि भूमंडलीकरण के बाद भारतीय समाज में और हिंदी समाज में व्यक्ति केंद्रितता, आत्म केंद्रितता बहुत अधिक बढ़ी है। उपन्यास एक आदमी को लिखना है और एक आदमी को पढ़ना है, वन टू वन है। इसलिए ये जो सेल्फ सेंट्रिक जो समाज है हमारा, उसके लिए आसान विधा है, नॉवेल, स्टोरी, पोएट्री इवन। लेकिन नाटक तो अकेले लिख भी लिया जाए तो वो नहीं आ सकता जब तक कि उसको एक समूह ना हो। सबसे पहली बात तो अशोक जी ये है कि भारतीय समाज में सामूहिकता का बहुत तेजी से क्षरण हुआ, और जितनी सामूहिक विधाएं, मैं
18 साल से बनारस में रहता हूँ और बनारस का एक बहुत ही पुराना संगीत समारोह है संकट मोचन संगीत समारोह। उत्तर भारत में संगीत समारोहों की परंपरा है, दक्षिण में भी है। बड़े बड़े गवैये और बजाने वाले आते हैं, दक्षिण से भी आते हैं। पंडित वेंकटेश कुमार जो पंडित भीमसेन जोशी के शिष्य हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं, धारवाड़ उसको किराना घराना के, वो हर साल संकट मोचन में आते हैं। यल्ला वेंकटेश्वर राव एक मृदंग बजाने वाले वादक हैं, दक्षिण से हर साल आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं बनारस। आप देखिए कि एक भी गवैया पंडित भीमसेन जोशी अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते। आप 1 to 1 नहीं हो सकता संगीत। पंडित भीमसेन जोशी को एक तानपुरा चाहिए, एक हारमोनियम चाहिए, एक तबला चाहिए और सुनने के लिए समाज चाहिए। इसके बिना नहीं हो सकता। कथक होना है तो एक गाने वाला 4 बजाने वाले चाहिए, भरतनाट्यम होना है तो गाने वाला 4 बजाने वाले चाहिए, थिएटर होना है तो एक टीम चाहिए। चूंकि समाज अपनी तरफ देख रहा है और सामूहिकता का क्षरण हुआ है, इसलिए सारी भारतीय कलाएं जो सामूहिक कलाएं हैं उनमें उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि अब लोग डांस परफॉर्म करने आते हैं संकट मोचन संगीत समारोह में और उनके पास लाइव बजाने वाले और गाने वाले लोग नहीं होते। वो रिकॉर्डेड पर नाचते हैं, नृत्य करते हैं। बहुत सारे लोग बड़े क्लासिकल कलाकार, उन्होंने अपने जो परफॉर्मेंसेस के जो संगीत है उसको रिकॉर्ड कर रखा है, वो बजता है सीडी पर और परफॉर्म करते हैं। तो वो आनंद, वो बात जो लाइव में होती है जीवित लोगों में, वो अब नहीं हो रही है। इसलिए एक सैद्धांतिक तौर पर तो ये बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन से इसका संबंध है। नाटक नहीं होगा क्योंकि समूह हमारे पास नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि नाटक सबसे अधिक बोलने वाली विधा है, चिल्लाती है। कविता बोलती है, कहानी बोलती है, उपन्यास बोलती है, वक्त लगता है इंटरप्रिटेशन में जाने में। पर नाटक तो अभी यहाँ हो रहा है और तत्काल प्रभाव पड़ता है। इसलिए शासन सत्ता का सबसे अधिक शिकंजा रंगमंच पर है, क्योंकि वही खुलकर बोलता है, विरोध करता है और 1000 फॉर्म्स बनाता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव तत्काल होता है। इसलिए सरकारें अपने समर्थन का एक ऐसा रंगमंच बना रही हैं जो विचारहीन रंगमंच है, जिसमें वैचारिकता नहीं है, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक प्रतिरोध ना हो ऐसा। इसलिए वो आपको मीठी कथाएं सुनाते हैं, आपको स्वर्णिमती की कहानी सुनाएंगे, आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें नाटकों में हो रही हैं जो आज से 50 साल पहले हम कल्पना नहीं करते। तो शासन सत्ता का, और शासन सत्ता सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि राजनीतिक सत्ता सिर्फ राजनीतिक है तो आप कुछ भी नहीं समझते। आप सारा टेलीविजन चैनल जो चिल्ला के बोलता था, आप देखेंगे धीरे धीरे प्रतिरोध की जो आवाजें हैं वो न्यूज चैनल से बाहर की जा रही हैं। जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, जो मनोरंजन प्रधान है, वो कैसा मनोरंजन आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये जो सत्ता है, जटिल सत्ता, पॉलिटिकल पावर सिर्फ दिखने के लिए मुखौटा है। हमारा राजा सिर्फ मुखौटा है, असली शक्ति पीछे है। और वो जो असली शक्ति है, आप चाहे तो उसे कॉर्पोरेट की शक्ति कहें, आर्थिक शक्ति कहें, वो नहीं चाहती कि उसके ऊपर कोई सवाल उठाए। इसीलिए नाटक को होने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा? क्या हमारा समाज हमारे रंगकर्मियों को पैसा देने के लिए तैयार है? आप खुद अपने आप से पूछिए कि आप साल भर में कितने नाटक देखते हैं टिकट लेकर? आपने कोटियाटम कितनी बार देखा है? यदि आपने नहीं देखा है तो बताइए कोटियाटम जीवित कैसे रहेगा?
चंद्रहासन जो नाटक करते हैं, कावलन जो नाटक करते थे, वो कैसे जीवित रहेंगे? उन्हें सरकार के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ेगा। जब जनता हाथ खींच लेती है तो कलाएं सरकारोन्मुख हो जाती हैं, और ये घट रहा है हमारे जमाने में। इसलिए जितने भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लिटरेरी फेस्टिवल्स, कल्चरल फेस्टिवल, उनमें कौन सी संस्कृति परोसी जा रही है? वो जो डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान की, वो कहाँ है? इसलिए रंगमंच नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है। अपने ढंग का नाटक, विचारहीन बनाने वाला नाटक हो रहा है, होगा, होता रहेगा, उसको बहुत पैसा दिया जा रहा है, पर हमारे जीवन के सवालों पर हमारे फॉर्म में कहे जाने वाले नाटक नहीं होंगे या कम होंगे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि नाटककार काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे नाटककार हैं बिल्कुल नए, मेरी उम्र से कम उम्र के, आपकी उम्र के नाटककार हैं जो नाटक लिख रहे हैं। राजेश कुमार, अभी त्रिपुरारी शर्मा का देहांत हुआ है थोड़े दिन पहले। वो हिंदी की बहुत ही तेजस्वी नाटककार थी, और अपनी मृत्यु के थोड़े दिन पहले तक वो नए नाटक लिख रही थी, सभी तरह के, क्योंकि वो प्रतिबद्ध कमिटेड नाटककार थी। अभी एक नाटककार है राजेश कुमार, वो हर सवाल पर, गांधी और अंबेडकर के सवाल पर एक नाटक, यदि नंद किशोर आचार्य का है, एक नाटक यदि असगर वजाहत का है, तो एक नाटक राजेश कुमार का भी है। राजेश कुमार लगभग हर साल एक नया नाटक लेकर आते हैं, वो नाटक लिख रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल युवा नाटककार से मिला पिछले दिनों, जो जबलपुर में रहते हैं। उनका एक नाटक है अगरबत्ती, जो एक नाटक है भूमि, और वो सब बहुत गंभीर सवालों को हमारे सामने ले रहे हैं। प्रसन्न कुमार सोनी मध्य प्रदेश के युवा नाटककार हैं। तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं नाटक की दुनिया में। सवाल ये है कि हमारा जो एकेडमिया है वो कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देता है। आप माफ करेंगे मुझे इस बात को कहने के लिए कि हम स्टोरी सेंट्रिक होते जा रहे हैं। कहानी और उपन्यास के अलावा हम कुछ नहीं पढ़ते। हमारा 90% रिसर्च हमारे कहानी और उपन्यास पर है, क्योंकि वो आसान होता है, क्योंकि वो सांस्कृतिक जटिलताओं को डील करने की हमारी क्षमताओं को सरल बना देता है। माफ करेंगे मुझे ये बात कहने के लिए, हम सब काम कंटेम्प्रेरी पर कर रहे हैं, समकालीन साहित्य पर। मेरी बिल्कुल दृढ़ राय है कि समकालीन साहित्य पर रिसर्च नहीं हो सकता, क्रिटिसिज्म हो सकता है। जो चीज खोई ही नहीं है उसे खोजेंगे कैसे? खोई हुई चीज को, छिपी हुई चीज को, लुप्त चीज को, पर्दे के पीछे चली गई चीज को आप खोजते हैं। वो तो आपके आंखों के सामने मौजूद है, और आंख के सामने ऐसे नहीं मौजूद है, वो कंटेम्परेरी चीज ऐसे मौजूद है, ऐसे। मेरा चेहरा जब बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा तो वो ये 5 इंच का मेरा चेहरा बड़े पर्दे पर 15 फीट में दिखाई देता है। ऐसा है हमारा, इतना कंटेम्परेरी हमारी आपके सामने, उसमें क्या रिसर्च होगा? तो कैसे आपका ध्यान जाएगा उन नाटककारों की तरफ जो छोटी जगहों पर अपने तरीके से काम कर रहे हैं? मेरी बहुत ही कठोर राय है कि हम फेसबुक के अलावा कुछ नहीं पढ़ते आज। हम कहानी तब पढ़ते हैं जब फेसबुक पे चर्चा होती है, हम कविता तब पढ़ते हैं जब फेसबुक। आप कितने ऐसे लेखकों को जानते हैं जो फेसबुक पर नहीं है तब भी आपके प्रिय हैं? हम उसी की गिरफ्त में हैं, इसलिए हम आई लव माई इंडिया जनरेशन के लोग हैं। तो नहीं ध्यान जाएगा राजेश कुमार की तरफ, त्रिपुरारी शर्मा की तरफ। मैं एक नाटककार का जिक्र करना चाहता था, मैंने नहीं किया क्योंकि आपने नहीं पढ़ा होगा ये मानकर। अलकनंदन एक नाटककार थे, भोपाल में रहते थे। 2005-06 में उन्होंने एक नाटक लिखा, 5-6 में प्रदर्शित किया, राजा का स्वांग। पंचायती राज व्यवस्था ने हमारी डेमोक्रेसी को क्या बना दिया है और हमारी पंचायतें कैसे चल रही हैं, इसके बारे में एक सवाल है। और उस नाटक में कहानी पुरानी है, राहुल संप्रत्यायन की कहानी को लेकर उन्होंने काम किया और अद्भुत नाटक। स्वांग इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन पर नाटक है। हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो फेसबुक पर उसकी चर्चा नहीं है।
आपने जो बात कही मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे और बातें कहूँगा तो बहुत अधिक कठोर होता चला जाऊँगा अपने समाज के प्रति, इसलिए मैं फिलहाल इसको यही रुकता हूँ। हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म करना चाहिए। हिंदी के हर एक विद्यार्थी को, मलयालम के भाषाओं के हर एक विद्यार्थी को साल में 10 नाटक टिकट खरीद कर देखना चाहिए, और उस 10 में से कम 5 पारंपरिक शैलियों के होने चाहिए। आप साल में 5 दफा कुटियाट्टम जरूर देखें। आपने पिछली बार वही नाटक, वही अभिनय देख लिया हो तब भी देखें, जैसे कि हम रामलीला देखते हैं। आप सिर्फ तभी, यदि आप भारत को बचाना चाहते हैं तो सरकार पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि सरकार आपसे दगा कर चुकी है। आपको समझने में वक्त लगेगा। सरकार आपको धोखा दे चुकी है, आपके नीचे की जमीन हटा चुकी है सरकार। इसलिए जनता के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो भारत को बचाए, और आप हैं जनता, आपके ऊपर जिम्मेदारी। धन्यवाद। आगे कोई प्रश्न? आगे और कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और अपना मत कोई प्रकट करना है तो प्रकट भी कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष त्रिपाठी जी। आगे कृतज्ञता ज्ञापन के लिए हमारे कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर जयकृष्णन जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। मंच और सभागार में उपस्थित आदरणीय विद्वजनों, अध्यापक बंधुओं, मित्रों, छात्र छात्राओं, सबको नमस्कार। हमारे परिसंवाद के दूसरे दिन का पहला सत्र बहुत सफल और सार्थक रहा है, और इस सत्र पर हमने हिंदी नाटक के सांस्कृतिक परिदृश्य पर बहस की है, और इस सत्र के अध्यक्ष रहे हैं हमारे कॉलेज के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीजे शिवकुमार सर। उन्होंने इस विषय पर एक आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार की है। वे नाटक पर विशेष रुचि देखते हैं, नाटक उनका प्रिय विषय है, नाटक पर उन्होंने बहुत अधिक कार्य किया है, और कई बार उन नाटक पर उनके वक्तव्य सुनने के मौके हमें प्राप्त हो गए हैं। और आज अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने नहुष नाटक, ऐसे जो आनंद जगनंद ऐसे जो नाटक है, और जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है, ऐसे ऐसे नाटकों के जो सांस्कृतिक संदर्भ है, इन बातों पर जोर देते हुए अपना अध्यक्षीय भाषण उन्होंने दिया है। उनको मैं औपचारिकतावश, केवल औपचारिकता निभाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये हिंदी विभाग जो है हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब कभी वे हमारे विभाग में आते हैं, हमारे कॉलेज में आते हैं, वे अपने परिवार में, अपने दूसरे परिवार में आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, उनको अलग करके, या ऐसे कई अध्यापक बिंदु है, गुरुवर है, इनके बिना हम अपने विभाग के संबंध में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। हमारे विभाग के अटूट अंग। सर, मैं केवल औपचारिकतावश आपको धन्यवाद देता हूँ। और इस सत्र में बीज वक्तव्य, मुख्य वक्तव्य दिया है डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। कल दोपहर के बाद उनका भाषण, उनका वक्तव्य हमने सुना है। कल का वक्तव्य जो है कविता पर आधारित था, और उस अवसर पर उन्होंने संस्कृति शब्द के विभिन्न अर्थों को समझाते हुए समयानुरूप इस शब्द का अर्थ किस प्रकार बदलता आ रहा है, और ये शब्द किस प्रकार एक डरावना शब्द बनता जा रहा है, और जो सांस्कृतिक
संकट है, सांस्कृतिक प्रतिरोध, सांस्कृतिक विविधता, इस प्रकार के शब्दों पर जोर देते हुए इन विविधताओं के बीच में किस प्रकार एक प्रकार की एकता कायम रहती है और इस विविधता को विविधता के रूप में ही दिखाने के पीछे जो साजिश है, ऐसी बातों पर बल देते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया था। और विशेष रूप से कविता पर जोर देते हुए उन्होंने जो असरदार भाषण दिया कल के भाषण के कंटिन्यूएशन के रूप में उन्होंने नाटक पर अपना वक्तव्य दिया है। औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमारे नाटक पर, हमारे रंगमंच से अलग करके नाटक की बात नहीं की जा सकती है। तो हमारे नाटक पर, हमारे रंगमंच पर ये प्रक्रिया किस प्रकार का प्रभाव डाल रही है और जो विदेशी संस्कृति है उस संस्कृति का प्रभाव हमारी संस्कृति पर किस प्रकार पड़ रही है। और हमारे जो नाटककार है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के कई नाटककारों का हबीब तनवीर, असगर वजाहत जैसे अनेक नाटककारों का उल्लेख करते हुए इस संस्कृति को रिवाइव करने में, पुनर्जीवित करने में ये नाटककार जो काम कर रहे हैं, ऐसी बातों पर बल देते हुए उन्होंने असरदार भाषण दिया है, जोरदार भाषण दिया है। और उन्होंने केवल हिंदी के नाटककारों को उल्लेख नहीं किया, हाई वतन का उल्लेख किया, कई भारतीय भाषाओं के नाटकों का उल्लेख किया, यहाँ तक कि मलयालम के जो नाटककार है कावालम नारायण पंडित, उनका भी उल्लेख किया। तो उनके वक्तव्य से हम सब बहुत अधिक लाभान्वित हुए हैं। उनके समान आपके समान एक इस नाटक के कविता और नाटक के जो प्रकांड पंडित है, जो विद्वान है, उनके भाषण को सुनने का, आपसे बात करने का, संवाद करने का जो मौका हमको, हमारे अध्यापक बंधुओं को और छात्र छात्राओं को मिल गया है, हमारे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है सर। हमारा विभाग यूनिवर्सिटी कॉलेज का हिंदी विभाग आपका नमन करता है सर। मैं अपनी ओर से हमारे उपस्थित सबकी ओर से यूनिवर्सिटी कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सेशन में वक्तव्य दिए हैं एमजी कॉलेज के हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर उषा कुमारी जी और कोल्लम एसएम कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष मेरे अंतरंग मित्र डॉक्टर एन शाजी सर और डॉक्टर नीरजा हमारे विभाग की पूर्व छात्रा है। उनको इन तीनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सभागार में उपस्थित है कोचिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एन मोहन सर, डॉक्टर वाणिज्य टीचर, इन दोनों का सत्र दोपहर के बाद होगा। और केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत सर है। कैलकट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से आए हैं डॉक्टर बीनू सर और निकट के जो संस्कृत कॉलेज है वहाँ से डॉक्टर शेरलिन टीचर और जो जितने अध्यापक बिंदु यहाँ उपस्थित हैं सबको, सभी अध्यापकों और छात्र छात्राओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। और चर्चा में भाग लेके हमारी जो शोध छात्रा है ज्योत्सना, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और अशोक सर, उनको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। इस संगोष्ठी को इस प्रकार आयोजित करने के पीछे उनका लगन है, आत्मविश्वास है और उनका जो कठिन परिश्रम है, ये सब हम जानते हैं। तो उन्होंने जो आशीष त्रिपाठी जी ने जो बताया, प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया नाटक का जो प्रभाव है, क्योंकि अन्य साहित्यिक विधाओं की तुलना में नाटक का जो असर हम पर पड़ता है वो तो बहुत अधिक है, क्योंकि नाटक के जो पात्र हैं, जो अभिनेता है, हमारे सामने ही खड़े हो जाते हैं, हमारी समझ ही खड़े होकर हमसे वे बातें करते हैं, इसलिए उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार लेकिन जो है समाज का क्षरण, सामाजिकरण का क्षरण होता जा रहा है, व्यक्ति बहुत अधिक आत्मकेंद्रित बनता जा रहा है। ऐसी बातों पर जोर देते हुए चिंतन के कई दरवाजे आपने हमारे सामने खोल कर रख दिए हैं। सबके लिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यह सत्र समाप्त हो गया। अगला सत्र ठीक 1:30 बजे शुरू होगा। धन्यवाद।